हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल है आपका मकर संक्रांति, तो आपको मकर संक्रांति की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सीटेट से रिलेटेड ईवीएस, जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। और उन्हीं ईवीएस यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, है ना। और कहीं से भी नहीं आता, एनसीईआरटी से आते हैं सारे क्वेश्चंस। बस आपको वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी एनसीईआरटी आपको यहीं यूट्यूब पे ही कराऊंगी। बस ये एक काम कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जैसा अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो कभी मैं 10 बजे, मेरा करंट अफेयर्स का टाइम 10 बजे है, उसके बाद कभी 12 और 5 बजे का वीडियो आपको मिल जाती है। तो जैसा होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब हम ईवीएस की तैयारी करते हैं। रिजल्ट आ ही चुका है आपका सीटेट का, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छे से स्ट्रांग तरीके से तैयारी करना है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं सीडीपी से लगा के पेडागोजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट वगैरह हम सब यहीं यूट्यूब पे ही करेंगे। पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार में एकल परिवार और जो संयुक्त परिवार होता है उनके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पेड़ पौधों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एनसीईआरटी के जो मेन मेन टॉपिक हैं इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ बात करेंगे परिवार, यानी एकल परिवार में कौन होता है, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एकल परिवार में कौन है, माता पिता और उनके बच्चे, एक दो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो, है ना। जिनकी शादी हो गई हो फिर वो परिवार बढ़ जाता है। तो जब तक शादी नहीं हो जाती बच्चों की, तो वो फिर एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं ना। और अगर देखो संयुक्त परिवार की बात करेंगे तो दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप तो रहेंगे ही, बच्चे भी रहेंगे, नाना नानी भी हो सकते हैं। देखो नाना नानी, मामा मामी और मौसी, इनका एक अलग परिवार है। यहाँ ऑब्लिक करके लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। तो ये अलग है ना। और ये जो दादा दादी, चाचा बुआ और माता पिता, है ना, तो ये सब किस में आ जाते हैं, संयुक्त परिवार में। मतलब देखो माता पिता तो आ ही गए, है ना। और क्या कहते हैं, इनके जो बच्चे थे आगे, और बच्चे के भी बच्चे हो सकते हैं, है ना। और दादा दादी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपके संयुक्त परिवार में आ जाती हैं, ठीक है। आई होप ये आपने जो चित्र देखा है इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। चलिए बात करने वाले हैं अब हम लोग कुछ थीम की, ठीक है, और उनकी भी कुछ उप थीम के बारे में। तो अगर हम थीम की बात करेंगे तो थीम है आपकी, और ये थीम पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जा चुकी है सीटेट में, अगर आपने देखा हो। भोजन है, आश्रय यानी रहने का निवास, आपका जल है, और उसके बाद क्या है, यात्राएं हैं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ठीक है। और ये आपका है परिवार और मित्र की उप थीमें हैं। तो उप थीमों से संबंधित भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे हो गया संबंध, कार एवं खेल, पशुएं और पौधे, ये क्या है, इनकी उप थीमें हैं। तो इनके ना आप एक काम कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसमें ये चीजें क्या कहते हैं लिख लीजिएगा, ताकि बाद में अगर आपको पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ लीजिए। और जैसे एक चीज़ और बताऊं कि जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो हम लोग नोट्स में लाइन वगैरह नहीं खींचते हैं, है ना। ये ज़्यादातर कुछ लोग को हो सकता है आदत हो, क्योंकि हम सोचते हैं अब बड़े हो गए हैं तो क्यों लाइन खिंचा के मतलब लिखे। लेकिन अगर आप कॉपी है आपकी, और आप जैसे मान लो, एक सेकेंड रुकिए हम बताते हैं। अगर आप वैसे नोट्स बनाते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ ऐड कर सकते, जैसे आपने एक लाइन यहाँ खिंचाई और एक लाइन यहाँ खिंचाई, है ना। तो ये जो साइड साइड का चीज बचा ना, ये खाली रह गया, और बीचों बीच आपने क्या किया, लिखा। तो ये जो साइड साइड में जो चीज बचा है ना, खाली जगह, तो इसमें जैसे मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप उसको लिख सकते हो। कभी कुछ नया देखने को मिला तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो आपको बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक नोट्स में आपका सारा काम हो जाता है ना। मतलब कभी कोई चीज़ मिस कर दिया, फिर उसको लिखना भूल गए, तो पूछा कि भैया अब तो यहाँ बीच में जगह ही नहीं बची, अब कहाँ लिखा जाए।
तो थोड़ा सा ये कॉर्नर वाली जगह इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ भूले, कोई चीज़ मिस हो या एक्स्ट्रा चीज़ हमें ऐड करनी है तो हम वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर नोट्स बनाओगे ना तो आपको बार बार नए नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ एनसीएफ 2005 के अनुसार 6 थीमों में बांटा गया था, जो अभी मैंने आपको बताया। परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और ये जो आपका परिवार और मित्र में है, इसमें हमने आपकी उपथीमें भी देखी हैं। कौन कौन सी उपथीमें हमने देखी हैं? संबंध, कार्य, खेल, जानवर और पौधे, है ना। तो ये भी आप ऐसे ही नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पेड़ और पौधों के बारे में। ठीक है, पेड़ और पौधों के बारे में बात करेंगे। तो पेड़ पौधे में सबसे पहले बात करते हैं वृक्ष, ट्री। पौधों की तुलना में ये बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें क्या होता है? मुख्य तना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। देखो जितनी भी एनसीईआरटी में चीज लिखी है, आप उसको एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकते। आप इतना समझ लीजिए, अगर आपने एक भी वर्ड मिस किया ना तो समझ लो कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि बोला क्या है, और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि इसमें पहले स्टार्टिंग में मैंने भी जब एनसीईआरटी का देखा था तो हमको लगा था कि चलो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, अदर चीज छोड़ देते। लेकिन ये लोग डिटेल के साथ भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए एक भी चीज मिस नहीं करना है ना। जैसे उदाहरण मान लो नीम का है, बरगद है, आम है, जामुन है, कटहल है, और भी बहुत सारे, है ना। ये है आपका वृक्ष। वृक्ष का चित्र देख लीजिए ताकि आप कभी वृक्ष भूले ना। ठीक है, चलिए, वैसे वृक्ष पता ही है सबको। बात करते हैं झाड़ी की, है ना। मध्यम आकार के होते हैं इनके जो पौधे होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। इनमें केंद्रीय तना नहीं होता और इनकी जो शाखाएं हैं वह तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती है। उनकी कई शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब भी होती हैं। तो अभी हम देखेंगे झाड़ी का भी एक डायग्राम देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे गुलाब है, मेहंदी है, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी का पेड़ आपने देखा होगा, है ना। नागफनी की झाड़ी जैसा रहता है। साग की बात करें तो इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसका जो तना होता है वो कोमल और हरा जैसा होता है। अधिक शाखाएं नहीं निकलती हैं। ठीक है, पालक तो आपने देखा ही होगा, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना भी आपने देखा होगा, धान आपने देखा होगा, है ना। पालक तो नेचुरल सी बात है, हर किसी ने देखा है क्योंकि रात को सब्जी भी बनती है पालक की, है ना। अब बात करते हैं घास की। घास भी सबने देखा है, जितना जमीन के ऊपर होता है उतना कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमको घास उखाड़नी होती है तो हम लोग खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। तो खुरपी से नीचे से मिट्टी के साथ क्या कहते हैं, घास निकल के आती है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग तरीके से वो नीचे रहती है। ठीक, तो ये देखिए, झाड़ी की बात किया तो ऐसे झाड़ी होती है ना। ये देखिए, तो अगर आप पेड़ देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाती। ये आपका घास हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पौधे के कुछ अन्य प्रकार। ठीक है, पौधे के कुछ अन्य प्रकार में आते हैं विसर्पी लता, यानी जिनका तना कमजोर होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, मतलब जमीन पे वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे अगर आपने कद्दू वगैरह देखा है, कद्दू वगैरह के पेड़ गाँव में देखो तो घर जैसा रहता था, तो ऊपर ऐसे पूरा फैल जाता था वो, है ना। खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंद, है ना। आरोही लता यानी इसका भी तना कमजोर होता है, जैसे मटर हो गया, खीरा, अंगूर, कलेरा। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, क्या मनी प्लांट से पैसा आता है? कि ये सिर्फ बोलने की बात है? किसके किसके घर मनी प्लांट से पैसा आया है जरा बताना कमेंट में। अगर जिसके पास भी मनी प्लांट का पैसा आया है तो बड़ी अच्छी बात है फिर। लेकिन लोग लगाते हैं घर पे, आपने देखा होगा। और मनी प्लांट ऐसे नहीं लगाते, मनी प्लांट लोग किसी के घर से चुरा के लेके आते तब लगाते हैं। मतलब ऐसे बोला जाता है, मैंने अपनी मम्मी से सुना है, बाकी मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। कि बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको मनी प्लांट मतलब तोड़ते हुए देख लिया और फिर आपने मनी प्लांट अपने घर पे लगाया
तो उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आपने मनी प्लांट तोड़ा है, चुपके से तोड़ा है और किसी को पता नहीं चला है, तो फिर आप मनी प्लांट लगाते हो तो वो मुरझाता भी नहीं है, उससे प्रॉफिट भी होता है। अब भगवान जाने ये सत्य है कि नहीं, बाकी ये छोटी सी कहानी थी। ठीक है, तो ये रहा आपका विसर्पी लता। ठीक है, जो फैल जाता है पूरा का पूरा, आप देख लीजिए डायग्राम में। ठीक है, और ये ऐसा रहता है ना आपका मनी प्लांट, है ना। तो मनी प्लांट की भी उतना जो ऊपर वाली शाखाएं होती हैं उतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, उसको भी हम लोग जैसे मान लो डंडा वगैरह या कुछ भी लकड़ी के सहारे अगर हमने उसको वो कर दिया है तो फिर मनी प्लांट ऊपर जाता रहता है। अदरवाइज उसकी भी पत्तियां और ये जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा कमजोरी होती हैं। ठीक है, छत पे बैठी हूँ तो बड़ी तेज ठंडी लग रही है। चलो, पौधे की संरचना की बात करें तो तने की शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है ना। और तना जल एवं खनिज को, तना क्या करता है, जल और खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम किसका होता है, तना का होता है। तने की जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोड किसे कहते हैं, है ना। और दे दिया जाए 4 स्टेटमेंट, फिर आप बताओ, है ना। तो तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। अब बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं। ठीक है, और पत्ती के जो चपटा वाला हरा भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, फलक बोला जाता है। ठीक है, एंड अगर बात करें कि पत्ती के जो रेखी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मध्य सिरा बोल सकते हैं। ठीक, ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ आप सोचोगे कि ये क्यों ऐसे स्टोरी वाइज बता रही है, मतलब ऐसे ही, लेकिन ये एक एक शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। और मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं, जालिका रूपी कहते हैं, या जालिका रूपी सिरा कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। जैसे आपका तुलसी हो गया, धनिया हो गया, गुड़हल हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। अब बात करें, जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, ये सबको पता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी जल की बूंदें जब पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं तो उस जो प्रोसेस होता है, उसकी जो फंक्शन होता है, उसकी जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। भाई सबको भोजन की आवश्यकता होती है तो वो भी अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। पत्ती में मंड, या जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, पाया जाता है। कच्चे आलू में भी क्या होता है, मंड उपस्थित होता है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें, हमने अभी तक थोड़ा सा लीफ, स्टीम, फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, रूट्स की बात की। तो आप इसके डायग्राम में देख भी सकते हो, यहाँ क्या है, यहाँ है फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, पत्तियां, इसको क्या बोलते हैं, लीफ, है ना। ये जो फल लगा है ये आपका है फ्रूट, है ना। और ये जो जड़ है ये क्या है, स्टीम है। और ये जो है ये क्या है, आपका रूट है ना। तो यहाँ हमने ऊपर वही देखा ना, तो आपको ये जो पेड़ के अलग अलग भाग हैं इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बी सेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। इसके बारे में देखो, जैसे धतूरा का है आपको, धतूरा का ऐसा रहता है ना, जैसे हम शंकर जी को चढ़ाते हैं धतूरे का जो फूल आपने देखा होगा। और ये है आपका पपाया का फूल जो इसका उदाहरण है ना। आप बस इस डायग्राम को देख लीजिए और उसके बाद ये समझ लीजिए बाकी। और बाकी इसके बारे में जो और भी चीज़ें हैं वो आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करती हूँ तो अपलोड होने में दिक्कत होती है मुझे।
तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और ऐसे ही करते करते हम आपकी ईवीएस भी कंप्लीट करेंगे, आपकी सीडीपी भी कंप्लीट करेंगे। हर जो टॉपिक और हर जो चैप्टर आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है उसको मतलब अच्छे से आराम से, अभी तो हमारे पास समय है, आराम से हम उसको करेंगे। एंड बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हम रिवाइज भी कर सके और उसको क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व भी कर सके। क्योंकि देखो, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे केवल काम नहीं चलता। थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर हमको थोड़ी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हुई हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी जैसे मैं करवाऊंगी उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेके आएंगे। बट इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि अपने फीडबैक वगैरह देना पड़ेगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब मेरे सामने लाइव बच्चे होते तो मैं उनसे पूछ लेती कि जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अभी मैं आपको लाइव तो होती होती नहीं हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलती है। तो इस वजह से आपके कमेंट के द्वारा मुझे पता चलेगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या मुझे यही कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं रखूंगी ही कंटिन्यू बोलो चाहे ना बोलो। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग।